हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th इंग्लिश की, जो आपकी गुलमोहर बुक है, उसका लेसन नंबर 3 द ग्रीन मॉर्निंग। और आज इस लेसन के कवर करने वाले हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ आपको दे चुकी हूँ, जिसमें एक वीडियो इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है एंड सेकेंड वीडियो में हमने डिटेल में समरी देखी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए एंड देख के आइए, सो दैट आप मेरे साथ रिलेट कर पाएँ क्वेश्चन आंसर्स एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस में। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। से ट्रू, नॉट ट्रू और डज नॉट से। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको क्या करना है, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आपको लिख देना है टी। अगर लगता है नहीं गलत है तो आपको लिखना है एनटी, यानी कि नॉट ट्रू। और अगर आप कुछ कह नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि सही है कि गलत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा या ये बात चैप्टर में बोली ही नहीं गई है, तो आपको लिखना है डज नॉट से, यानी शॉर्ट में डीएनएस। ओके, चलिए फर्स्ट सेंटेंस, बेंजामिन ड्रिस्कॉल वॉच्ड द स्काई बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज होम ऑन अर्थ। बेंजामिन ड्रिस्कॉल आसमान की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि उसको अपने घर की, अर्थ की, धरती की याद आ रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, धरती पे तो वो जाना ही नहीं चाहता था। उसने 30 डेज़ की मेहनत करी थी और बीज बोए थे, जिसकी वजह से वो बारिश का वेट कर रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हम लिखेंगे एनटी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो ड्रिस्कोल था, बेंजामिन ड्रिस्कोल, वो एक ऐसा मैन था जिसका हॉर्टिकल्चर में बैकग्राउंड था। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर वो लोग होते हैं जिनका फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ग्रो करने का बिजनेस होता है। तो क्या वो किसी ऐसे बिजनेस से बिलोंग करता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको बस इतना पता था कि मुझे बीज बोने हैं जिससे पेड़ उग जाए और उससे क्या हो जाए, उससे बारिश मिल जाए। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और डीएनएस, हम कह भी सकते हैं डीएनएस, क्योंकि माइट भी हो सकता है कि वो अर्थ पे हो और वो क्या कर रहा है, वो एक हॉर्टिकल्चर के बिजनेस पे हो। ऐसा हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ चैप्टर में बताया नहीं गया, आपको श्योर नहीं हो तो आप डीएनएस लिख दो कि डज नॉट से। नेक्स्ट, जो थिन एयर थी मार्स पर, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, वो सबके लिए इशू था, सबके लिए एक प्रॉब्लम था जो भी वहाँ पर अर्थ से आया हुआ था। बट इट अफेक्टेड सम पीपल मोर देन अदर्स। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी लोग इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पा रहे थे। तो ये बात भी हम डीएनएस कह सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि बेंजामिन ड्रिस्कॉल अर्थ से आया था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ करने में, सांस लेने में। लेकिन जो दूसरे हैं उनको हो रही है नहीं हो रही है उसका हमें नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में चैप्टर में कुछ मेंशन्ड है ही नहीं। तो आप करेंगे डीएनएस यानी डज नॉट से, समझ में नहीं आता आपको, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, जो कोऑर्डिनेटर था, यानी कि जो इंचार्ज था, जिसने मोटर बाइक, बिन, सीड्स, ये सब चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कराए थे बेंजामिन को, वो एक ऐसा इंसान था जो ही वॉज कंसर्न्ड ओनली अबाउट इमीडिएट प्रॉब्लम्स। जो सामने उसके प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसको उसके बारे में ही बस फिक्र करता था। वो फ्यूचर के बारे में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में उसको कोई फिक्र नहीं थी। सच एज ब्रिंगिंग फूड टू मार्स फ्रॉम अर्थ, जैसे कि अर्थ से मार्स तक खाना कैसे लेकर आना है, ये प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट में उसको सामने दिख रही है उसके लिए वो कंसर्न था। लेकिन जो प्रॉब्लम्स ये है कि फ्यूचर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, मार्स पे सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं है, इन प्रॉब्लम्स को लेके वो कंसर्न नहीं था। तो ये बात नॉट ट्रू है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने हेल्प करी थी बेंजामिन ड्रिस्कॉल की, उसने मीटिंग करी, प्रॉब्लम को समझा और उसने क्या किया, उसको मोटर बाइक दी, सीड्स दिए, बिन दिए और चीज़ों को पूरा प्लान किया। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रिस्कॉल फेल्ट सिकेंड। ड्रिस्कॉल की तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि जो वेदर था वो एक्सट्रीमली ड्राई, बहुत गर्म था और गर्म हवा चल रही थी वहाँ पर। ऑल हिज एफर्ट्स माइट बी इन वेन, और हो सकता है कि जितने भी उसने एफर्ट लगाए हैं, जितनी भी उसने 30 दिन की मेहनत करी है कि भाई हम लोगों को बारिश मिल जाए, पेड़ लगाए उसने, बीज बोए, वो सब वेन हो गए, यानी वो सब व्यर्थ चले गए, पानी में चले गए, वेस्ट हो गए। तो ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, क्योंकि बहुत दिन से मेहनत कर रहा था लेकिन वेदर इतना ड्राई था, बारिश हो ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। नेक्स्ट, द अराइवल ऑफ द रेन्स, जैसे ही बारिश आई वो ऑलमोस्ट एक मैजिकल मोमेंट, एक जादुई क्षण, एक जादुई पल था ड्रिस्कॉल के लिए। नॉट जस्ट अ लॉजिकल सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन नहीं था, लेकिन वो एक मोमेंट ही मैजिकल मोमेंट था उसके लिए कि बारिश हो गई मार्स पे, जो कि मतलब बहुत सदियों सालों से नहीं हुई थी। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि सही है। यस, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिसके आपको आंसर्स देने।
फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैड ड्रिस्कोल बीन डूइंग फॉर 30 डेज। ये जो बेंजामिन ड्रिस्कोल था ये लास्ट 30 डेज पूरे 1 महीने से क्या कर रहा था और ये जॉब किस तरीके का जॉब था। आंसर आपको पैरा नंबर 1 से मिलेगा, ये हिंट्स गिवन है आपको। ओके जो ड्रिस्कोल था वो पिछले लास्ट 30 डेज से ही वॉज प्लांटिंग सीड्स जो था वो सो कर रहा था, यानी बीज बोए जा रहा था। उसने बहुत साफ सुथरे होल्स यानी गड्ढे खोदे थे सॉइल के अंदर, ड्रॉप्ड सीड्स, और उसमें क्या ड्रॉप किए थे, क्या बोए थे उसने, सीड्स। और जो वाटर था, ऑब्वियसली बीज बोया है आपने तो पानी तो देना पड़ेगा, तो ये पानी वो कहाँ से लेकर आया था, आसपास जो कनाल्स थे यानी कि जो नहरें थी वहाँ से लेकर आया था उन सीड्स को पानी देने के लिए। और जो इसका ये जो जॉब था, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसके जॉब में बहुत मेहनत मशक्क़त लगेगी, क्योंकि आसान नहीं था 30 दिन तक पैदल चल चल के एक एक जगह गड्ढा खोदो, बीज डालो, पानी डालो, और नहरों से जा के वो पानी ला रहा था। तो इट वॉज अ जॉब दैट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर। ओके नेक्स्ट, ड्रिस्कोल ये फील करता था कि जो ट्रीज़ हैं वो हम सब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैनी थिंग्स। वॉट आर द थिंग्स दैट डू दैट थिंग्स दे डू दैट अफेक्ट अस फिजिकली एंड वॉट डज अफेक्ट अस इमोशनली। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेड़ हमारे लिए करते हैं और उनका ये जो हमारे लिए पेड़ कर रहे हैं उसका अफेक्ट हम पर फिजिकली पड़ रहा है और हम पर इमोशनली पड़ रहा है। आपको ये क्लियर बताना है। तो चीज़ें जो हमें फिजिकली अफेक्ट कर रही हैं, जो कि ट्रीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है, वो पहली चीज़ है कि सबसे पहले तो वो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है इससे हम सांस ले पा रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिजिकली तो हमारी ये हेल्प हो रही है। प्रोवाइड शेड, हमें छाया दे रहे हैं, गर्म वेदर से, धूप से बचा रहे हैं। ड्रॉप फ्रूट, हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, फल सब्जियाँ पेड़ों से। और छोटे बच्चों के लिए मानो एक प्लेग्राउंड बन जाता है जब बहुत सारे ट्रीज़, ग्रास हर जगह होते हैं, तो बच्चों के खेलने की भी जगह हो जाती है। वो हमारे टाउन्स को, जो हमारे बॉइलिंग टाउन्स होते हैं, मतलब हमारे जो गर्मी के मौसम में मानो जैसे वेदर, शहर बॉयल होता है, मानो जैसे इतनी उबलती हुई गर्मी होती है, उसमें वो क्या करता है, वो हमको कूलनेस यानी कि हमको ठंडक पहुँचाते हैं पेड़। एंड होल्ड बैक द विंटर विंग्स, विंटर्स के समय में यानी कि सर्दियों के समय में जो ठंडी तेज़ बर्फीली हवाएं होती हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम देती हैं हमें, तो उनको भी होल्ड कौन करता है, लंबे लंबे ट्रीज़, क्योंकि अगर हवा चलती है तो ट्रीज़ को पहले वो हिट करती है, डायरेक्टली हमें हिट नहीं करती है। और जो चीज़ें पेड़ों की वजह से हमें इमोशनली मिलती है वो क्या है, कलर्स ऑफ द ट्रीज। जब हर जगह हम कलर देखते हैं यानी हरियाली देखते हैं, उनमें कलरफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें एक सूदिंग कामनेस महसूस होती है, हमें एक पीस महसूस होता है। और जो पेड़ों की पत्तियां हैं जब वो आपस में रसलिंग होती है यानी सरसराती हैं, यानी हवा से टकराती है, पत्तियों की जो आवाज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमें सोने में मदद करता है और हमें सूद यानी कि पीस देता है, कामनेस देता है, सुकून देता है। ओके नेक्स्ट, you need the air, he told the night fire, we all need the air। अब ये जो लाइन है वो चैप्टर की है, जो ड्रिस्कोल बोल रहा है फायर को, आँख को कह रहा है कि तुम्हें हवा की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि फायर जलने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। फिर वो उससे कहता है कि वी ऑल नीड द एयर, यानी हम सबको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एयर यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हु इज़ वी, ये जो वी बोला जा रहा है यहाँ पे, ये वी कौन है ये आपको बताना है। तो वी रेफर्स टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, वी मतलब हम सब इंसानों की बात हो रही है जो कहाँ रहते हैं, मार्स पर रहते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं। उन सबको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है। ओके नेक्स्ट, वाई डज द फायर नीड एयर एंड वाई डू वी नीड एयर। ये जो फायर थी उसको हवा की क्यों ज़रूरत है और हमें भी हवा की क्यों ज़रूरत है। हमें तो पता है कि हमें क्यों है, जिंदा रहने के लिए। तो फायर नीड्स एयर टू बर्न ब्राइटर। हमने बचपन में साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कैंडल जलाई थी। ओके कैंडल जला, जब तक कैंडल ओपन है तब तक कैंडल जल रही थी, लेकिन जैसे ही उस कैंडल को हमने किसी डब्बे से कवर कर लिया था तो क्या हुआ, अंदर फायर बुझ गई, शट डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि फायर ऑल्सो नीड्स एयर टू बर्न, ये साइंटिफिक रीज़न है। तो इसीलिए फायर को जलने के लिए, बर्न ब्राइट होने के लिए भी क्या है, एयर की ज़रूरत होती है, और हम तो बिना एयर के लिव ही नहीं कर पाएंगे। वी नीड एयर टू लिव। तो हमने दोनों रीजंस बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल्ट द आंसर केम फ्रॉम हिज माइंड बट हिज लंग्स एंड हिज थ्रोट। ही फेल्ट द आंसर केम नॉट फ्रॉम हिज माइंड बट फ्रॉम हिज लंग्स एंड हिज थ्रोट। ट्रीज एंड ग्रास, ही वुड प्लांट ट्रीज एंड ग्रास।
ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर में से ही है। बोला गया है कि वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मुझे वापस अर्थ पर ये लोग ना भेजें। तो जो आंसर था वो उसके दिमाग से नहीं आया, बल्कि कहाँ से आया, उसके लंग्स और उसके थ्रोट से। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स एंड उसके थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही थी बेंजामिन ड्रिस्कॉल के, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यस, उसको समझ में आया ट्रीज एंड ग्रास, मुझे पेड़ और घास लगाने पड़ेगी, जिससे क्या होगा, जिससे ऑक्सीजन आएगा, एयर आएगी। तो यही क्वेश्चन जो है वो, जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको अपने आप से मिला, लेकिन उसके लंग्स एंड थ्रोट से मिला। अब क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think Driscoll felt the answer came from his lungs and throat? आपको क्यों लगता है कि ड्रिस्कॉल का जो आंसर है उसके दिमाग ने नहीं, बल्कि उसके फेफड़ों और उसके गले ने उसको दिया? तो आंसर जो था वो उसके लंग्स और उसके थ्रोट से आया था, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं ये इसके शरीर के पार्ट्स हैं दैट आर मोस्ट स्टार्व फॉर ऑक्सीजन ऑन मार्स, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था मार्स में, तो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए गले में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। यस, और लंग्स तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा था, तो फेफड़ों में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसको अपना लिटरली रिपकेज, पसलियाँ फील होती थी उसको अपनी। यस, ओके, नेक्स्ट। What question in paragraph 7 is answered here? पैराग्राफ 7 में उसने एक क्वेश्चन पूछा था खुद से ही, जिसका आंसर उसको इस लाइन में मिला था। तो पैराग्राफ नंबर 7 में क्या क्वेश्चन पूछा था उसने? तो क्वेश्चन जो उसने पूछा था इज अबाउट ड्रिस्कॉल्स जॉब विल बी, मतलब वो अपने आप से पूछ रहा था कि मेरा यहाँ पर क्या जॉब होगा। यानी जब मैं नया नया यहाँ मार्स पर आया था तो मैं खुद से सोच रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा, क्या मैं रह पाऊँगा इस नई जगह पर, और अगर रह भी पाऊँगा तो यहाँ पर मेरा जॉब, मेरा क्या काम होगा, क्या मैं मार्स पर इतनी कम एयर है, इतनी थिन एयर है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, इस चीज़ को कॉम्बैट कर पाऊँगा, यानी इस चीज़ को क्रॉस कर पाऊँगा। इन क्वेश्चंस का आंसर उसको इस लाइन में मिला था कि येस, अब मेरा जॉब क्या है कि आई हैव टू प्लांट ट्रीज एंड ग्रास। ये उसको समझ में आ गया कि मेरा जॉब अब यहाँ पर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग कंडीशंस ऑन मार्स? मार्स पर लिविंग कंडीशंस कैसी, उसके बारे में आपको क्या समझ आता है? इन पैराज में से आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो जो लिविंग कंडीशंस मार्स पर है वो बहुत हार्श है, यानी बहुत मुश्किल है। मार्स पर रहना आसान नहीं है, ड्यू टू द थिन एयर, क्योंकि हवा वहाँ पर थिन है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ के एटमॉस्फेयर में। वेदर ड्राई है, यानी सिर्फ गर्म हवा चलती है वहाँ पर। एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधे नहीं है, जिसकी वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी वहाँ पर कम है, और इससे वहाँ पर ह्यूमंस का सर्वाइव करना, जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मार्स पर। नेक्स्ट, What meaning does the rain have for Driscoll? यानी जब बारिश हुई, जब रेन हुई, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है ड्रिस्कॉल के लिए, वो आपको बताना है। What meaning do you think it holds for the people on Mars? और इसका क्या मतलब निकलता है मार्स पर रहने वाले लोगों के लिए कि बारिश हुई, इसका क्या मतलब निकलता है ड्रिस्कॉल के लिए एंड पीपल लिविंग ऑन मार्स, वो आपको बताना है। तो जो रेन है, रेन मीन्स होप एंड प्रॉमिस फॉर ग्रीनर प्लैनेट फॉर ड्रिस्कॉल। अब रेन का मतलब रेन हो गई, तो ड्रिस्कॉल के लिए ये था कि एक होप, एक उम्मीद की किरण दिखी कि ओके, अब मार्स का प्लैनेट भी ग्रीन प्लैनेट होगा, हरियाली वाला, हरा भरा होगा। और मानो रेन उससे प्रॉमिस कर रही है ड्रिस्कॉल से कि अब मैं पूरे प्लैनेट को ग्रीन कर दूंगी। और इसका मतलब ये भी है ड्रिस्कॉल के लिए कि जो उसका हार्डवर्क था वुड पे ऑफ, यानी उसकी मेहनत रंग लाई है आज। उतने दिन से उसने काम किया, मेहनत करी, और आज रंग लाई की बारिश हो गई। एंड अब उसको वापस अर्थ पर रिटर्न नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। यस, एंड वो अब ऑक्सीजन ब्रीद इन करके सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे। फॉर द पीपल ऑन मार्स, अब अगर दूसरे लोगों की बात करें मार्स पर, उनके मुताबिक जो बारिश हुई उसका क्या मतलब है? तो रेन्स वुड बी प्रॉमिस फॉर अ बेटर लाइफ। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो रेन है एक प्रॉमिस की तरह आई थी कि अब ये प्लैनेट बेटर प्लैनेट होगा, एक नया प्लैनेट बन गया मानो, जहाँ पर लोग ब्रीथ कर पाएंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे, और अपने लिए फूड ग्रो कर पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि ट्रीज से ही हमको क्या मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल सब मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think Driscoll fainted when he breathed in air? आपको क्यों लगता है कि ड्रिस्कॉल फेंट हो गया जैसे ही उसने सांस अंदर ली, यानी बेहोश हो गया या उसको नींद आ रही थी, ऐसा उसको डिजीज सा क्यों फील हुआ जब उसने सांस ली? तो ड्रिस्कॉल इज ब्रीदिंग इन द थिन एयर ऑफ मार्स ऑल दिस वाइल। इतने समय से, जब से वो मार्स पर आया है तब से वो थिन एयर ब्रीद इन कर रहा है, यानी वो हवा सांस ले रहा है उस हवा से जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। सो अचानक से उसने जब ब्रीद इन किया,
लंबी गहरी सांस ली बारिश होने के बाद, पेड़ आने के बाद, तो क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन वाली मात्रा जिस हवा में ज़्यादा होती है वो वाली हवा उसने ब्रीद इन करी। तो अचानक से जो उसका पूरा बॉडी का सिस्टम था उसको एक शॉक मिला, कुछ नई चीज़ मिली जो उसकी बॉडी ने फील करी। बेसिकली उसने क्या ब्रीद इन करी, क्रिस्टलाइन एयर, यानी वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो हवा बहुत फ्रेश है और प्योर है। यस, प्रॉबेबली दिस मेड हिम फेंट, और इस वजह से क्योंकि उसकी बॉडी का सिस्टम एकदम हिल गया, कुछ नई चीज़ उसकी बॉडी ने फील करी, इसलिए वो फेंट हो गया, यानी बेहोश हो गया था कुछ देर के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। चैप्टर का जो लास्ट लाइन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता नहीं है, और ये जो राइटर हैं चैप्टर के वो हमको लास्ट लाइन में ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। हाउ डज दिस लिंक बैक टू द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, और ये जो लास्ट लाइन है ये हमारे चैप्टर के टाइटल को कैसे लिंक कर रहा है, कैसे जुड़ रहा है। तो चैप्टर का टाइटल क्या है, द ग्रीन मॉर्निंग। ओके, तो जो सिग्निफिकेंस है लास्ट लाइन में वो ये है कि ड्रिस्कॉल के जो एफर्ट्स थे, जो मेहनत थी, वो सक्सीडेड बियॉन्ड हिज ड्रीम्स, यानी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मेहनत इतना रंग लाएगी और यहाँ पर जेन्युइनली बारिश हो जाएगी। एज द एविडेंस बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, क्यों, क्योंकि रैपिडली फटाफट वहाँ पर ट्रीज ग्रो हो रहे थे, और ये एक एविडेंस, एक प्रूफ था उसके लिए कि मेरी मेहनत रंग लाई। यस, और जो पेड़ थे वो इतने लंबे लंबे ग्रो हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान छू रहे हैं पेड़। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिस्कॉल ने वो ट्रीज को प्लांट किया मार्स पर जो अर्थ पर मिलते हैं, ठीक है, मार्शियन सॉइल, यानी कि मार्स की मिट्टी पर ड्रिस्कॉल ने उन पेड़ों को उगाया जो धरती पर मिलते हैं पेड़। ओके, उसको ये बात नहीं पता थी कि ये वाले जो पेड़ हैं, ओक्स हो गए, एस्पेन्स हो गए, चेस्टनट्स हो गए, ये वाले पेड़ मार्स की मिट्टी पर ग्रो होंगे भी कि नहीं, क्योंकि ये सूटेबल कहाँ के लिए हैं, अर्थ के लिए। ये और नॉर इफेक्ट वुड हैव ऑन मार्स, और मार्स पर इन पेड़ों का क्या इफेक्ट होगा उसको नहीं पता था, उसने तो बस मेहनत करी, कोशिश करी। What are the consequences for life on Mars if tree planting does not have the expected results? अगर ये जो मेहनत करी 30 दिन, बेंजामिन ड्रिस्कॉल ने बहुत सारे सीड्स उसने सो किए, उगाए, अगर मार्स इन ट्रीज को सपोर्ट नहीं करता, अगर ये वाले ट्रीज मार्स पर ग्रो नहीं होते, तो क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते, क्या रिजल्ट निकलता अगर ये बारिश नहीं होती और पेड़ ग्रो ही नहीं होते। और जो रिजल्ट्स अभी हमें मिले हैं कि भाई बहुत बढ़िया बारिश हुई, पेड़ अच्छे निकले, ग्रो हुए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रिजल्ट होता, यानी अगर ये बीज बोने वाला प्लान फेल हो जाता मार्स पर तो क्या होता। अगर ये प्लांटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं लाती तो लाइफ ऑन मार्स कंटिन्यू टू स्ट्रगल, मतलब जैसी लाइफ स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी, दिक्कत वाली लाइफ चल रही थी मार्स पर, वो वैसी ही कंटिन्यू रहती, लोगों को परेशानी रहती वहाँ पर, वैसी ही सेम थिन एयर रहती, ऑक्सीजन की कमी रहती, क्लाइमेट हार्श रहता यानी गर्म और ड्राई वेदर रहता, और रिसोर्सेज की कमी होती यानी कि लैक होता। इट कुड हिंडर एफर्ट्स टू मेक मार्स हैबिटेबल फॉर ह्यूमंस, यानी कि और कोई कितने भी एफर्ट लगा दे शायद वो प्रॉब्लम हमेशा रहती, और ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए मार्स एक हैबिटेबल प्लेस यानी रहने लायक जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि आप पैराग्राफ नंबर 21 से 31 तक देखो और पूरा रीड करो। हाउ डज द राइटर बिल्ड द रीडर्स एक्सपेक्टेशन। राइटर इन पैराग्राफ्स में हम रीडर्स की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को कैसे बढ़ा रहे हैं ये आपको बताना है। तो राइटर जो है, हम रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं बाय डिस्क्राइबिंग ड्रिस्कॉल्स टायरलेस एफर्ट्स, क्योंकि वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो ड्रिस्कॉल है वो बिना थके मेहनत करे जा रहा है, बीज बोए जा रहा है, थक रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, हार नहीं मान रहा है, क्योंकि मार्स पर कितनी हार्श कंडीशंस है, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी एक डेवलपमेंट हो जाए उसके लिए वो एंटिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो हम लोगों के दिमाग में, रीडर्स के दिमाग में एक एंटिसिपेशन यानी कि एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा है कि हाँ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ड्रिस्कॉल वहाँ पर कंटिन्यूसली मेहनत किए जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द राइटर ब्रिंग द एक्शन टू अ पीक। ये जो एक्शन हो रहा है यानी ये जो काम कर रहा है ड्रिस्कॉल, उसको एकदम पीक पॉइंट, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे ले आए राइटर। तो ये जो पूरा एक्शन है वो एक पीक यानी हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसे पहुंच गया, यानी जब रेन फाइनली अराइव्स, यानी फाइनली जब बारिश हो जाती है तब ये जो एक्शन है हमारा हाईएस्ट पॉइंट पीक पर पहुंच जाता है, जिससे हमें एक होप, एक उम्मीद की किरण आती है हम सब रीडर्स की आंखों में भी कि ओके अब मार्स पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि यहाँ का जो बैरन लैंडस्केप है
जो बंजर ज़मीन है वो अब हरी भरी होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, बेटरमेंट की तरफ कन्वर्ट होगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द राइटर पुल बैक ऑल द इमोशन एंड एक्शन टू सेंटर ऑन ड्रिस्कॉल अगेन। जितने भी हम सब के अंदर इमोशंस आ रहे हैं, ये रेन को देख के एक्शन पीक पर पहुंच गया, इन सब से राइटर ने पुल बैक किया हम लोगों को, यानी हमको पीछे खींचा और वापस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसको दे दिया, ड्रिस्कॉल को। तो राइटर ने ये कैसे किया, तो राइटर ये सब इमोशंस एंड एक्शंस पुल बैक करते हैं और हम सबका फोकस, हम सबका ध्यान वापस किसके ऊपर आकर्षित करते हैं, बेंजामिन ड्रिस्कॉल के ऊपर, ऑन हिज रिएक्शन टू द रेन एंड इट्स इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इट, कि उसने कैसा रिएक्ट किया जब बारिश हुई और जब उसने पहली गहरी सांस ली, तो इस सांस लेने के बाद उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसको कैसा फील हुआ, उसकी बॉडी ने कैसा रिएक्ट किया। इस तरीके से राइटर ने हमारा ध्यान वापस बेंजामिन पे ही फोकस किया। ओके, नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 39 में व्हाट इज द एयर कंपेयर्ड टू, ये जो हवा है उसको किस चीज़ से कंपेयर किया है, उसकी तुलना किस चीज़ से करी है। हाउ डज दिस ब्रिंग आउट द चेंज क्वालिटी ऑफ द एयर, और उससे एयर की क्वालिटी भाई चेंज हो गई है, बदल गई है, ये बात हमारे सामने कैसे आ रही है। तो जो एयर है वो कैसे डिस्क्राइब करी गई है पैराग्राफ 39 में, कि एयर अब बहुत फ्रेश है, बहुत प्योर है, ग्रीनरी है मार्स पर, कोल्ड ऑक्सीजन है यानी ठंडा ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स के लिए बहुत सूटेबल है, ये बताया गया है। कहीं ना कहीं एयर को एक मिरेकल, एक चमत्कार की तरह कंपेयर करा गया है, जिससे लोगों को जिससे ऐसा फील हो रहा है कि भाई लोग मानो अब अपने घर के, अपने शहर के दरवाजे खोलेंगे और जब ब्रीद इन करेंगे यानी कि जब सांस लेंगे तो वो गल्प्स ऑफ फ्रेश एयर लेंगे, यानी जब हम ठंडा साफ पानी पीते तो हम घूट घूट करके पीते हैं और जिससे हमें सुकून मिलता है। वैसे ही ये जो हवा थी इतनी फ्रेश थी कि लोग घूट घूट करके सांस लेंगे और इस फ्रेश एयर को फील करेंगे अपनी बॉडी में। और ये जो मिराक्युलस एयर थी, ये जो जादुई करिश्मे वाली जो एयर जो मार्स पे पहले कभी नहीं देखी गई थी, वो क्या करेगी, वो उनके लंग्स को, वहाँ के लोगों के लंग्स को रिवाइव कर देगी, यानी उनमें वापस से जान डाल देगी मानो। और उनकी जो थकी हुई बॉडीज़ हैं, जो लोगों की टायर्ड बॉडीज़ हैं, मानो उनको फिर से लिफ्ट कर देगी, यानी ये ऑक्सीजन वाली एयर ब्रीद इन करके लोगों की बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाएगी और मानो वो खुशी से डांस करेंगे। ये जो कंपैरिजन करा है राइटर ने, इससे क्या हाईलाइट हो रहा है, चेंज्ड क्वालिटी ऑफ द एयर आफ्टर द रेन। क्या हाईलाइट कर रहे हैं राइटर, कि बारिश होने के बाद वहाँ की एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, अब पहले जैसे थिन एयर नहीं रही बल्कि अब क्या हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है। यस, पहले थिन थी, इनसफिशिएंट थी, लेकिन अब क्या हो गई है, रिच एंड रिवाइटलाइजिंग, यानी कि रिच इन ऑक्सीजन एंड रिवाइलेटाइजिंग, यानी कि इसको सांस लेके हम रिवाइलेटाइज हो जाएंगे, यानी वापस एनर्जेटिक फील करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, ड्रिस्कॉल फेंट्स ट्वाइस। चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद समझ आता है कि ड्रिस्कॉल 2 बार फेंट हो जाता है, यानी 2 बार बेहोश हो जाता है। पहली बार वो कब फेंट होता है, ड्यूरिंग हिज अराइवल ऑन मार्स, जब वो मार्स पर आया था तब वो सांस नहीं ले पा रहा था जिस वजह से वो फेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट व्हेन ही रियलाइजेस हिज ड्रीम्स ऑन मार्स, और जब नेक्स्ट टाइम वो रियलाइज़ करता है कि उसकी ड्रीम पूरी हो गई है, मार्स पर बारिश हो गई है, और बारिश के बाद जब वो वापस सांस लेता है एक फ्रेश एयर को, तब फिर से वो फेंट हो जाता है। वाई डू यू थिंक द राइटर ब्रिंग्स इन ड्रिस्कॉल फेंटिंग एट बोथ दीज पॉइंट्स। आपको क्यों लगता है कि राइटर ने इन 2 अलग अलग पॉइंट्स पर ड्रिस्कॉल को फेंट करवाया है चैप्टर में। ओके, तो राइटर ड्रिस्कॉल को फेंट करवाते हैं इन 2 पॉइंट्स पर टू एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट्स। इन दोनों मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड यानी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस बताने के लिए इन दोनों मोमेंट्स पर उसको फेंट करवाया। कि पहले जब वो आया था, यस, जब वो आया था तो कितना ओवरवेलमिंग इमोशंस थे उसके अंदर कि मैं एक नए प्लैनेट पर आया हूँ, पता नहीं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा एंड ऑल। तो जब उसका अराइवल था तब, ओके, एंड देन नेक्स्ट द रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, यानी जब उसके ड्रीम्स रियलाइज हो गए, फाइनली उसने 30 दिन मेहनत करी, उसका सपना सच हो गया कि पेड़ उग गए, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, क्रिएट हो गई पेड़ों की वजह से। तो सेकेंड टाइम वो फिर से जो है उसकी बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाई इतना सारा ऑक्सीजन, एकदम सडन शॉक लगा उसकी बॉडी को, और कहीं ना कहीं उसके सपने सच हो गए थे, इस शॉक की वजह से वो सेकेंड टाइम फेंट हो गया। तो ये 2 जगह के मैग्नीट्यूड यानी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बेसिकली राइटर ने उसको फेंट करवाया। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, ग्रामर एंड यूसेज। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इसको रीड करेंगे एंड हाईलाइटेड वर्ड्स पर ध्यान देंगे।
ड्रिस्कॉल लुक्ड एट द ड्राई माउंटेन्स ऑन मार्स। ड्रिस्कॉल ने सूखे हुए माउंटेन्स को देखा मार्स पर। वर्ड क्या है हाईलाइटेड यहाँ पे? ड्राई। द माउंटेन्स वर ड्राई। माउंटेन्स ड्राई थे, सूखे थे, यानी बारिश वारिश नहीं थी वहाँ पे। ओके। द माउंटेन्स ऑन मार्स वर ड्रायर दैन द माउंटेन्स ऑन अर्थ। जो माउंटेन्स थे मार्स के वो बहुत ज़्यादा ड्रायर थे, यानी सूखे हुए थे, कंपेयर टू द माउंटेन्स जो अर्थ पर हैं। ओके। वी नो दैट द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। हमें ये पता है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या है? एडजेक्टिव्स, जिसको हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पे नाउन क्या है? माउंटेन। माउंटेन को कैसा बताया गया है, उसके बारे में क्या क्वालिटी बताई गई है कि वो ड्राई हैं, सूखे हैं, इसीलिए हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ओके। हमने ये सीखा है that they do the work of describing a noun and can come before or after the noun। हमने ये सीखा है कि जो adjectives होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका वर्क होता है डिस्क्राइबिंग अ नाउन। जब आप वो किसी नाउन को, किसी संज्ञा के बारे में कोई क्वालिटी बताते हैं, उनका काम ये है। वो या तो नाउन के पहले आ सकते हैं या तो नाउन के बाद भी आ सकते हैं। क्या? एडजेक्टिव्स। ओके। देयर फॉर्म कैन वेरी इफ दे आर यूज्ड इन कंपेयरिंग टू कंपेयर द नाउन्स। उनका फॉर्म यानी तरीका जो है लिखने का वो चेंज हो सकता है अगर दो चीज़ों की कंपैरिजन करें। वो कंपेयर यानी तुलना। यहाँ पर मार्स के माउंटेन्स और अर्थ के माउंटेन्स का कंपैरिजन हुआ है, इसलिए फॉर्म चेंज हो गया एडजेक्टिव का, यानी ड्राई की जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया ड्रायर, कंपैरिजन के समय पर। ओके। अब ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द ट्रीज वुड प्रोवाइड डिस्टिल्ड एयर फॉर द लंग्स। जो ट्रीज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? वहाँ पर डिस्टिल्ड एयर प्रोवाइड करेंगे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए। डिस्टिल्ड एयर क्या होती है? वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, विच इज़ वेरी प्योर। ओके। द पीपल वुड ग्रीट द मॉर्निंग विथ लीपिंग हार्ट्स। वो मॉर्निंग, वो सुबह जब पेड़ उग चुके होंगे मार्स पर, तो लोग उस सुबह, उस मॉर्निंग को कैसे ग्रीट करेंगे? विथ लीपिंग हार्ट्स, यानी उनके दिल मानो डांस कर रहे हैं, लीप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं खुशी के मारे। ओके। अब ये डिस्टिल्ड जो वर्ड यूज हुआ है इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब डिस्टिल। यानी जो बेस वर्ब है डिस्टिल, उसका पास्ट फॉर्म क्या हो गया है यहाँ पर? डिस्टिल्ड। ओके, ठीक है, ये हमें पता है। लीपिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब लीप। अब अगर हम लीपिंग की बात करें सेकेंड सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है सेकेंड सेंटेंस में? उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है लीपिंग। क्यों? क्योंकि उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है, हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। Here these participles do the work of an adjective and are called participle adjectives। तो यहाँ पर जो ये participles हैं, past participle हो गया, present participles हो गया, ये एक adjective की तरह काम करते हैं depending upon the sentence, और इन words को हम कहते हैं participle adjectives। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उसमें ब्लैंक्स है। आपको ब्लैंक फिल करना है और किसको ध्यान में रखते हुए? हिंट को। ब्रैकेट में हिंट्स दिए, उसके हिसाब से आपको वर्ड को फिल करना है। ओके ओके, ब्रैकेट में आपको बेस वर्ब गिवन है। अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फिल करेंगे हम ब्लैंक्स में या पास्ट पार्टिसिपल फिल करेंगे, ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है। फर्स्ट वाला ऑलरेडी आप लोग के लिए गिवन है बुक में। वी मस्ट लर्न टू लुक फॉर द डैश मीनिंग इन द पोएम्स। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें पोएम्स में क्या देखें हम। वर्ड दिया है बेस फॉर्म वर्ब, द वर्ब क्या दिया है? हाइड दिया है, तो हाइड बन जाएगा हिडन मीनिंग, कि हमें हिडन मीनिंग दिखे। हाइडिंग मीनिंग तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, तो पास्ट में जाएंगे हिडन मीनिंग। नेक्स्ट, इट इज़ डैश दैट ग्रैंडपा केम टू वॉच माई प्ले। इट इज़ ये मेरे लिए बहुत डैश की बात है कि जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो मेरा प्ले देखने आए। बेस वर्ब क्या है? सरप्राइज, तो इट इज़ सरप्राइजिंग, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। अब यहाँ पर इज गिवन है जो कि प्रेजेंट का वर्ड है, तो इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड आएगा, आईएनजी आएगा। द हॉरर फिल्म विच वी वॉच लास्ट नाइट वॉज डैश। लास्ट नाइट, कल रात जो हमने हॉरर फिल्म देखी थी वो डैश थी। ब्रेस वर्ड क्या दिया हुआ है? फ्राइटन, तो यहाँ पर आ गया वर्ड फ्राइटनिंग। ओके, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हु आर डैश कैन साइन अप फॉर द क्विज क्लब। जो स्टूडेंट डैश हैं वो साइन अप कर सकते हैं क्विज क्लब के लिए, तो इंटरेस्ट वर्ड है, तो द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है वो साइन अप कर दो। ही वॉज वेरी डैश आफ्टर द इंटरव्यू एंडेड। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो गया वो बहुत डैश हो गया, तो ही वॉज वेरी रिलैक्सड। ही वॉज रिलैक्सिंग नहीं, वो रिलैक्स कर रहा नहीं था, वो रिलैक्स हो गया था।
तो पास्ट पार्टिसिपल रिलैक्स्ड। ओके नेक्स्ट, शी टोल्ड मी सच एंड डैश स्टोरी येस्टरडे, उसने मुझे कल बहुत एक डैश स्टोरी बताई, तो बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी बताई। नेक्स्ट, द रोलर कोस्टर जो राइड थी अम्यूजमेंट पार्क में वॉज डैश, वो बहुत कैसी थी, थ्रिल, तो इट वॉज थ्रिलिंग यानी एक्साइटिंग थी। नेक्स्ट, द लॉन्ग डे एट द स्कूल हैज़ लेफ्ट मी रियली डैश, स्कूल का इतना लंबा दिन था जिससे मैं बहुत टायर हो गया, यानी लेफ्ट मी टायर्ड, जिससे मैं बहुत थकी हुई हो गई। तो दीज आर द सम प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ दीज बेस वर्ड्स। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए ध्यान से, और हर एक सेंटेंस के टू पार्ट्स, यानी बेसिकली है तो पूरा एक सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को, उस एक सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड उन दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट सेंटेंस है, ड्रिस्कॉल डिसाइडेड टू स्पीक टू द कोऑर्डिनेटर, कॉमा, हु वाज अ वाइस पर्सन। ड्रिस्कॉल ने डिसाइड किया कि वो किससे बात करेगा, कोऑर्डिनेटर से बात करेगा जो वहाँ मार्स का इंचार्ज था। हु वॉज अ वाइस पर्सन, और ये जो कोऑर्डिनेटर था वो एक वाइस पर्सन था, यानी एक समझदार इंसान था। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ड्रिस्कॉल से लेके कोऑर्डिनेटर तक हो गया आपका मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अगर ड्रिस्कॉल से लेके कोऑर्डिनेटर तक आप पढ़ेंगे तो इतने सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे छुपा दूँ तो ये पूरा सेंटेंस आपको लगेगा ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये हमारा हो गया मेन क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट सेंस बना रहा है। ऐसा पढ़ के इसको लगेगा नहीं कि ये इनकम्प्लीट है। इट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है। अब बचाते हैं अब बात करते हैं इतने पार्ट ऑफ सेंटेंस की। इतने को छुपा दो आप, इंडिपेंडेंट क्लॉज को छुपा दो, तो अगर इतने पार्ट की बात करें, अगर आप इसको रीड करोगे, हु वॉज अ वाइस पर्सन, जो कि एक वाइस पर्सन था। अब ये पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ इसमें और ऐड करें, तो ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस की तरह नहीं खड़ा होगा, इट कैन नॉट स्टैंड एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसको ज़रूरत पड़ेगी कुछ और वर्ड्स की, इसको बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज की सपोर्ट की। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। ड्रिस्कॉल हैड अ सोल्यूशन विच वॉज टू प्लांट ट्रीज, ड्रिस्कॉल के पास एक सोल्यूशन था, एक समाधान था, जो क्या था, जो कि था कि हमको ट्रीज प्लांट करना चाहिए। अगर आप इतना पढ़ लो, ड्रिस्कॉल हैड अ सोल्यूशन, ड्रिस्कॉल के पास एक सोल्यूशन था, पढ़ के क्या लग रहा है, कंप्लीट है, ये अपने आप में एक सेंटेंस की तरह खड़ा हो सकता है, तो ये आपका मेन या फिर इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतने पोर्शन को पढ़ो, विच वॉज टू प्लांट ट्रीज, जो कि था कि प्लांट करो ट्रीज, पढ़ के लग रहा है इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है सेंटेंस, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज पर, कि मेन क्लॉज की इसको मदद चाहिए रहती है सेंटेंस कंप्लीट करने की। तो हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, अब क्लियरली और बताया गया है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, होता क्या है, तो ये जो अधूरे वाले इनकम्प्लीट वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये हमेशा किन शब्दों से शुरू होते हैं, विच, हु, दैट, वेयर, फॉलोइंग अ नाउन और नाउन फ्रेज। यानी कि अगर आप इधर देखेंगे, यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये हु से स्टार्ट हो रहा है, विच से स्टार्ट हो रहा है, और आगे क्या है, कोई नाउन है या फिर कोई नाउन फ्रेज होता है। ये इनको पहचानने की एक ट्रिक है। टेल्स अस मोर अबाउट और क्वालिफाइज द नाउन और नाउन फ्रेज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमको नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे एक एडजेक्टिव करता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एडजेक्टिवल और रिलेटिव क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज के चार नाम होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, यस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज। तो अगर ये चारों नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज की ही बात हो रही है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसमें से क्या ढूंढना है, रिलेटिव क्लॉज ढूंढना है। अब रिलेटिव क्लॉज क्या भाई, वही सेम, यही डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ही बात है, नाम बस चार नाम है उसके। तो आपको रिलेटिव क्लॉज ढूंढना है हर एक सेंटेंस में, और वो किस नाउन या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो बताना है। ठीक है,
रिमेंबर दैट अ रिलेटिव क्लॉज कैन ऑल्सो कम इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। याद रखो कि सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है रिलेटिव क्लॉज। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपका इंडिपेंडेंट हो गया और लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका डिपेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं है, बीच में भी आ सकता है। हो सकता है वो बीच में से हु, विच, दैट, इन सारे वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। यस, तो ध्यान देना है आपको। तो आपको क्लॉज बताना है और किस नाउन फ्रेज को या किस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है वो भी अलग से बताना है। फर्स्ट वाला ऑलरेडी हमको गिवन है, देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू मीट द पर्सन हु प्लांटेड ऑल द ट्रीज ऑन दिस रोड। मैं चाहता हूँ कि तुम उस इंसान से मिलो जिसने इस रोड पर सारे ट्रीज को प्लांट किया है यानी उगाया है। अब रिलेटिव क्या है, हु प्लांटेड ऑल द ट्रीज ऑन दिस रोड। हु से स्टार्ट हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू मीट द पर्सन। अगर इतने सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस हमारे क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट। इसको जरूरत नहीं है किसी की। हु प्लांटेड ऑल द ट्रीज ऑन दिस रोड इनकम्प्लीट लग रहा है तो रिलेटिव क्लॉज आपका ये हो गया। आप हेडिंग डालेंगे रिलेटिव क्लॉज, हु प्लांटेड ऑल द ट्रीज ऑन द रोड। किस नाउन फ्रेज को, किस चीज को ये क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, द पर्सन के बारे में, इस पर्सन के बारे में। हु यानी कौन, इंसान की बात हो रही, तो द पर्सन हो गया आपका नाउन फ्रेज। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। दिस इज द शॉप दैट इज नोन फॉर सेलिंग गुड स्पाइसेस। ये वो दुकान है जो जानी जाती है कि यहाँ पे बढ़िया मसाले मिलते हैं। तो आपका रिलेटिव क्लॉज क्या हो गया, दैट इज नोन फॉर सेलिंग गुड प्राइजेस। दैट से शुरू हो रहा है और ये पूरा आपका नाउन फ्रेज। अब दैट यानी किसकी बात हो रही है, उस शॉप की बात हो रही है, तो नाउन फ्रेज क्या हो गया आपका, द शॉप। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स गोमती हु वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली। हर इंसान गोमती को बहुत सम्मान देता है क्योंकि वो अकेले बहुत मेहनत करती है इतनी बड़ी फैमिली को चलाने के लिए। तो हु वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, हु से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी पहचान है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। यस, और किसको, हु यानी किसको रिस्पेक्ट करती है, गोमती को, तो आपका नाउन हो गया गोमती। पहले नाउन फ्रेज थे, जो बड़े शब्द होते हैं वो नाउन फ्रेज होते हैं, सिंगल वर्ड्स नाउन। ओके, नेक्स्ट। पीपल हु लूज देयर पासपोर्ट मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस। जो लोग अपने पासपोर्ट खो देते हैं उनको उसी वक्त तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो हु लूज देयर पासपोर्ट्स, हु लूज देयर पासपोर्ट्स, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। हु से स्टार्ट हो रहा है और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि मे बी डिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो आपके सेंटेंस के बीच में से भी आ सकते हैं। ओके, हु किसकी बात हो रही है, यानी नाउन क्या है, पीपल, तो यहाँ पे पीपल हो गया आपका नाउन। ओके, नेक्स्ट। द टाउन हैज़ अ लार्ज पार्क वेयर देयर इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीन हाउस। इस टाउन में एक बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस यानी जहाँ पे पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वेयर से स्टार्ट होते हैं रिलेटिव क्लॉजेस या फिर डिपेंडेंट क्लॉजेस, तो ये पूरा हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। वेयर, कहाँ बात हो रही है, कहाँ की, तो नाउन फ्रेज क्या हो गया, अ लार्ज पार्क। ओके, तो नाउन फ्रेज हो गया आपका अ लार्ज पार्क और ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। ओके, नेक्स्ट। द फेमस ऑथर हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इज गोइंग टू स्पीक एट द मीटिंग। वो जो फेमस राइटर है, ऑथर है, जिसने नोबेल प्राइज जीता था वो आज की मीटिंग में बात करेंगे। तो हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज, ये पूरा हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज। हु किसकी बात हो रही है, फेमस ऑथर की बात हो रही है, तो आपका नाउन फ्रेज हो गया द फेमस ऑथर और ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। ओके, डिपेंडेंट है, ये अधूरा था इसीलिए इसको हमने एज अ रिलेटिव क्लॉज कंसिडर किया। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। अब क्या है, यहाँ पर सेंटेंस गिवन है, एक सेंटेंस में दो गिवन है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप, ये दूसरा, तो बेसिकली दो सेंटेंस मिलाकर एक सेंटेंस दिया गया है हर क्वेश्चन में। ओके, अब आपको क्या करना है, इन पेयर ऑफ सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करना है, जोड़ना है। कैसे, एक रिलेटिव क्लॉज को जोड़कर। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर अस, देखते हैं कैसा होता है इसमें। दिस इज द न्यू कॉमेडी, ये एक नई कॉमेडी है। इट वॉज रिलीज लास्ट वीक, यानी ये जो मूवी है ये एक नई कॉमेडी मूवी है और ये लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है। ब्रैकेट में बोला गया है दिस इज विच लास्ट वीक। अब इनको यूज करके आपको इन सेंटेंस को वन सेंटेंस बनाना है, यानी फुल स्टॉप हटा के आपको एक वन सेंटेंस बना के इसको कंबाइन करके जोड़ के एक बनाना है।
तो दिस इज द न्यू कॉमेडी, ये आप यूज करेंगे, दिस इज द न्यू कॉमेडी विच वॉज रिलीज लास्ट वीक। विच यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हिंट में, विच इट हटा देंगे, इट की जगह आएगा विच वॉज रिलीज लास्ट वीक, फुल स्टॉप, खत्म। नेक्स्ट, यू बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुमने लाइब्रेरी से एक किताब बोरो करी। इज दिस द बुक, क्या ये बुक वही है? इज दिस दैट यू, तो इज दिस द बुक यू बोरोड फ्रॉम दैट यू बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी, इज दिस द बुक दैट यू बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, नेक्स्ट, वी एंजॉयड द विजिट टू द आर्ट म्यूजियम, हमने आर्ट म्यूजियम में अपना विजिट बहुत एंजॉय किया। यू कैन सी सम अमेजिंग स्कल्पचर्स देयर, आप वहाँ पे बहुत शानदार स्कल्पचर्स देख सकते हो। तो वेयर यू कैन सी, तो वी एंजॉयड द विजिट टू द आर्ट म्यूजियम वेयर यू कैन सी सम अमेजिंग स्कल्पचर्स, ये आ गया वेयर बीच में। ओके, यू कैन सी हटा के हमने क्या लगा दिया, वेयर, उन्होंने ब्रैकेट में हिंट गिवन थी। ओके, नेक्स्ट, फर्दर नॉर्थ इज आवर फैमिली होम, आगे नॉर्थ की तरफ हमारा फैमिली होम है, यानी हमारा घर है। इट वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे पुश्तैनी दादाजी ने ये घर बनाया था। तो फर्दर नॉर्थ इज आवर फैमिली होम विच वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर, ये इसका आंसर होगा। यस, कंबाइन कर दिया हमने रिलेटिव क्लॉज को जोड़ के, क्योंकि विच, वेयर, व्हेन, दैट, इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं रिलेटिव क्लॉजेज, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, देयर इज एन ओल्ड बंगलो ऑन नंदी हिल, एक पुराना घर है, बंगलो है नंदी हिल पर। महात्मा गांधी वन स्टेड देयर, कभी महात्मा गांधी ने वहां पर रहा हुआ है। तो ऑन नंदी हिल देयर इज एन ओल्ड बंगलो वेयर महात्मा गांधी वंस स्टेड। ओके, वेयर, क्योंकि नंदी हिल उन्होंने प्लेस बता दी, तो प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। इंसानों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु। टाइम का एस्पेक्ट बताना तो क्या यूज करते हैं, व्हेन। ओके, वी नीड टाइम टू गेट टू जोधपुर, हमें जोधपुर पहुंचने के लिए समय चाहिए। इट इज़ क्वाइट सम डिस्टेंस अवे, वो अभी काफ़ी दूर है। तो वी नीड टाइम टू गेट टू जोधपुर विच इज़ क्वाइट सम डिस्टेंस अवे, जो कि अभी काफ़ी कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, ये सब कंबाइन करके हमने रिलेटिव क्लॉज को कंबाइन करके एक कंबाइंड सेंटेंस बना दिया। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर विच इज़ ग्रामर फन। अब यहाँ क्या करना है, द क्लास विल बी डिवाइडेड इंटू 2 टीम्स, ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें पूरी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर टीम अपना अपना चांस लेगी, टर्न लेगी, और एक ऑब्जेक्ट या तो चूज करेगी, कोई सामान, या तो किसी पर्सन, किसी इंसान को चूज करेगी, या किसी प्लेस को चूज करेगी क्लासरूम के अंदर ही, और स्कूल टू गिव क्लूज अबाउट इट, और दूसरी टीम को क्लू यानी हिंट देगी, मतलब दमशुदास टाइप का, कि उनको दूसरी टीम को बताना है कि फर्स्ट टीम ने कौन सा ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस चूज किया है, और अदर टीम, जो दूसरी टीम है, वो गेस करना है उनको कि वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, उनको गेस करना है, दमशुदास टाइप का। हर एक क्लू जो एक टीम दूसरी टीम को देगी, इट शुड स्टार्ट विद दिस इज समथिंग दैट, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। दिस इज अ पर्सन हु, ये वो इंसान है वो, तो इंसान चीज़ों के लिए आप दैट या विच यूज़ करेंगे। अगर आप कोई पर्सन चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हु यूज़ करेंगे। अगर आप कोई प्लेस चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा रिलेटिव वर्ड यूज़ करेंगे क्लॉज का, वेयर। इस तरीके से आप दूसरी टीम को हिंट देंगे। ओके, हर टीम 3-3 क्लूज देगी डिपेंडिंग अपॉन, एक ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, एक पर्सन चूज़ करना है और एक प्लेस चूज़ करना है। अगर दूसरी टीम आपका आंसर गेस कर पाती है एक क्लू के बाद तो उनको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 2 क्लूज चूज़ कर पाती है तो भी उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 3 क्लूज के बाद उनको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 3 क्लूज के बाद वो चूज़ कर पाते हैं तो उनका स्कोर रहेगा 0। आपको ये गेम तब तक खेलना है जब तक एक टीम के टोटल 12 पॉइंट्स ना हो जाएं। ओके, एक नोट दिया है, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन बी काइंड एंड यूज पॉजिटिव डिस्क्रिप्शंस। जब आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप काइंड वर्ड्स यूज़ करोगे और पॉजिटिवली डिस्क्राइब करोगे, उनके बारे में नेगेटिवली नहीं बोलोगे। ओके, तो बेसिकली दिस इज़ योर क्लासरूम एक्टिविटी। आप क्लास में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ अंडर योर टीचर्स सुपरविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आ जाते हैं वर्ड्स इन यूज़। यहाँ पर एक आपको वो दिया है, टेबल दिया है जिसमें 2 कॉलम्स है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स गिवन है और कॉलम बी में कुछ मीनिंग्स गिवन है। इन्हीं वर्ड्स के आपको सही वर्ड का सही मीनिंग चूज करके उसको मैच करना है। ओके, वर्ड्स क्या हैं? क्राउच्ड, रसलिंग, स्प्राउटिंग, डायलेटेड, गैस्पिंग, अनप्रेडिक्टेबल, ब्लरिंग, स्टेडीली। मीनिंग्स क्या है? टेकिंग शॉर्ट डीप ब्रेथ्स, जब आप छोटे छोटे सांस ले रहे हो
हा हा करके, यानी जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो, गैस्पिंग, यानी फर्स्ट का हो जाता है 5 का हो जाता है ए। लाइकली टू चेंज सडनली एंड विदाउट एनी रीज़न, जब सडनली कोई चीज़ अचानक से बदल जाती है बिना किसी वजह के, तो वो चीज़ हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो उसके लिए ये आंसर हो गया। स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप ज़मीन पे ओकड़ू बैठते हो, यानी कि आप क्राउच कर रहे हो। ओके। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी क्लियर, जब आपको चीज़ें सामने क्लियरली नहीं दिख रही, यानी कि ब्लरिंग है वो आपके लिए, ब्लर दिख रही है, धुंधला दिख रहा है। ग्रेजुअली एंड विदाउट स्टॉपिंग, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और रुकते नहीं हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, यानी कि स्टेडीली। ओके। बिगिनिंग टू ग्रो बाय प्रोड्यूसिंग लीव्स, जब कोई चीज़ ग्रो होना चालू हो रही है, यूजुअली अब प्लांट की बात हो रही है, ग्रो होना चालू हो रहा है तो धीरे धीरे पत्तियों से ग्रो हो रहा है, यानी कि वो स्प्राउट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, पत्तियां ग्रो हो रही हैं, फिर धीरे धीरे पूरा प्लांट और फिर ट्री ग्रो होगा। ओके। मेकिंग अ सॉफ्ट ड्राई साउंड, जब पत्तियां आपस में साउंड प्रोड्यूस करती हैं आपस में टकरा के, तो उसे हम कहते हैं रसलिंग। ओके। कॉज द बॉडी पार्ट टू बिकम वाइडर और ओपन फर्दर, जब कोई बॉडी पार्ट जो है खुल जाता है और वापस बंद हो जाता है, जैसे कि हमारे लंग्स, सांस लेंगे खुल गया, सांस बाहर वापस अंदर, तो इसका मतलब होता है द आंसर हियर इज डायलेटेड, आपके लंग्स डायलेट होते हैं। सो द ये मैंने मैच कर दिया है एंड ये जो है इसके आंसर्स मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी कर दिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। 1 का सी, 2 का जी, 3 का एफ एंड सो ऑन। ओके, लेट्स मूव अहेड। रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको सेंटेंस गिवन है यहाँ पर और इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है, आपको क्या करना है, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को हटाना है और इसकी जगह दूसरा वर्ड रखना है जो कि आपको टेक्स्ट यानी चैप्टर से मिलेगा। इन्होंने पैराग्राफ नंबर्स भी मेंशन करे हुए हैं कि किस पैराग्राफ से आपको वो वर्ड मिलेगा, हिंट के तौर पे। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। शी न्यू शी शुड कीप रनिंग बट इंटेंस टायर्डनेस ओवरटुक हर, उसको ये बात पता थी कि उसको दौड़ना है और दौड़ते रहना है रेस जीतने के लिए, लेकिन इंटेंस टायर्डनेस, खतरनाक तरीके से की जो थकावट थी, ओवरटुक हर यानी कि वो नहीं दौड़ पाई। अब इंटेंस टायर्डनेस हाईलाइटेड है, इसको हटा के इसकी जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है पैरा नंबर 1 में से, तो आप सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा वहाँ से, अ ग्रेट वेरीनेस। ओके। नेक्स्ट, ही होप्ड दैट इन टाइम द वैली वुड बी कवर्ड इन ग्रास एंड ट्रीज अगेन। ही कौन, यानी बेंजामिन ड्रिस्कॉल की बात हो रही है कि उसने उम्मीद लगाई हुई थी कि कुछ ही समय में जो पूरी वैली है, जो पूरी घाटी है, वो किससे ढक जाएगी, ग्रास एंड ट्रीज से। पैरा 2 से आपको हाईलाइटेड वर्ड्स का मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा पैरा 2 से, ग्रो ग्रीन। नेक्स्ट, द फ्लड वाटर हैड कवर्ड द एरिया, बाढ़ के पानी की वजह से पूरा एरिया भर चुका है। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पानी भरा हुआ है। एंड एवरीवेयर यू लुक्ड, और हर जगह आप देखोगे वहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो हाईलाइटेड पोर्शन का रिप्लेसमेंट वर्ड आपको पैरा 14 से मिलेगा, विच इज एज फार एज यू कुड सी इन एनी डायरेक्शन, जहाँ तक नजर जाएगी आपकी किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ पानी ही पानी फ्लड्स का भरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हंगर वॉज मेकिंग हिम वेरी सैड, ये जो आइडिया आ रहा था कि अरे बच्चे भूखमरी से परेशान होंगे, सफ़र करेंगे, ये आइडिया उसको कहीं ना कहीं दुखी कर रहा था। तो हाईलाइटेड वर्ड आपको पैरा 21 से मिलेगा, विच इज़ सिकनिंग टू द हार्ट, उसके दिल को तकलीफ मिल रही थी। नेक्स्ट, शी फेल इनटू द पूल एंड वॉज सोक्ड थ्रू, वो पूल में गिर गई और वो सोक्ड थ्रू हो गई, यानी पूरी भीग गई। तो 29 पैराग्राफ से मिलेगा ड्रेंच्ड टू द स्किन, यानी आपकी चमड़ी भी पूरी गीली हो गई, कपड़े भी पूरे गीले हो गए, भीग गए आप। नेक्स्ट, द एग्जॉस्टेड बॉय स्टूड देयर पैंटिंग, एक एग्जॉस्टेड बॉय, एक थका हुआ लड़का था, वहाँ पे खड़ा हुआ था और पैंट कर रहा था, यानी तेज तेज हाँफ रहा था। एंड टेकिंग इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर वेरी क्विकली, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर, सांस अंदर लेने की, इनहेल करने की वो कोशिश कर रहा था। तो पैरा 39 से आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, विच इज़ ब्रीदिंग इन गल्प्स, यानी मानो वो घूट घूट करके पानी नहीं, घूट घूट करके सांस ले रहा है, क्योंकि वो थक गया था, ही वॉज एग्जॉस्टेड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, विच इज़ वोकैबुलरी एक्टिविटी। नाउ लेट्स गो विद दिस। ओके, यहाँ पर क्या है, आपकी पूरी क्लास को बोला गया है कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, आपकी पूरी क्लास 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। और आपने अभी अभी एक्सरसाइज बी में हमने क्या किया था, सेंटेंसेस पढ़े थे, जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनको हमने टेक्स्ट में से किसी दूसरे फ्रेजेस के साथ उसको रिप्लेस किया था। अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस में, यानी बारी बारी से हर एक सेंटेंस को एक्ट करना है। पहले एक ग्रुप एक्ट करेगा, फिर सेकेंड ग्रुप, देन ऐसे करके आपको एक्ट करना है। और फिर पूरी क्लास क्या करेगी, गेस करेगी कि कौन सा फ्रेज जो है वो गेस करना चाह रहे हैं।
और फिर दूसरा ग्रुप भी सेम यही चीज़ करेगा, यानी बेसिकली एक टीम दूसरी टीम से compete करिए पूरी क्लास में एंड आपको एक्ट करना है. सो बेसिकली इट्स अ क्लासरूम एक्टिविटी विच यू कैन डू अंडर योर टीचर्स गाइडेंस. आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर विच इज़ पंक्चुएशन. हम सबको पता है पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन्स, सेमी कोलन्स, हाइफन्स. यस, अब यहाँ पर हम किस पंक्चुएशन मार्क की बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं सेमी कोलन की. अब सेमी कोलन कैसा दिखता है, एक डॉट और उसके नीचे ऐसे कॉमा लगा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं सेमी कोलन. तो उसमें ऊपर एक स्टॉप रहता है और नीचे कॉमा लगा रहता है. इट इज़ अ मार्क ऑफ सेपरेशन. जब दो अलग ग्रुप्स को आप सेपरेट करते हो एक ही सेंटेंस में, तब आप किसका यूज़ करते हो, सेमी कोलन. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ आई लव टू ईट एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस while he loves to eat brinjal, cauliflower and cabbage. ओके, अब मैंने एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस क्या बोल दिए, फ्रूट्स बोल दिए. ये एक अलग सेगमेंट हो गया. और वो क्या पसंद करता है, वेजिटेबल्स पसंद करता है, जिसमें कॉलीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गई, ब्रिंजल हो गई. तो इन दो सेगमेंट्स को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बीच में मैं क्या यूज़ करूँगी, सेमी कोलन. इट डिनोट्स अ पॉज लॉन्गर देन अ कॉमा. कॉमा में हम शॉर्ट पॉज लेते हैं, लेकिन सेमी कोलन में थोड़ा सा लंबा पॉज ले लेते हैं, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा सा शॉर्ट. ओके, सेमी कोलन इज यूज इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेज. एक बड़ा सेंटेंस अगर दो पार्ट्स में है तो सेमी कोलन फुल स्टॉप की जगह पर यूज किया जाता है. वेयर द कंजंक्शन हैज बीन लेफ्ट आउट, जहाँ पे कंजंक्शन नहीं होता है, एंड, बट, ये वाले कंजंक्शन जहाँ नहीं होते. एग्जाम्पल दिया उन्होंने, Johnny Appleseed walked across America planting apple trees. I am planting every kind of trees on Mars. अब एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है, बताया गया है कि भाई जॉनी एप्पलसीड पूरे अमेरिका में एप्पल ट्रीज प्लांट करता रहा. ये एक सेमी कोलन हमने यूज़ किया. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब वो आय की बात कर रहा है. पहले जॉनी एप्पलसीड की बात कर रहा था, फिर वो आय यानी खुद की बात कर रहा है कि मैं तो प्लांट क्या कर रहा हूँ, मार्स पे ट्रीज. उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी दिया गया है जहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ किया गया है, जहाँ पे थिन एयर बताई गई है मार्स पर कि भाई उसने प्रिवेंट किया लोगों को. ठीक है, और बाद में सेकंड सेंटेंस में क्या बताया गया कि जो जॉन ब्रिस्गॉल है उसने डिसाइड किया कि हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना कुछ करेंगे. तो पहले प्रॉब्लम बताई गई और बाद में उसका सोल्यूशन. तो उसको डिवाइड किससे किया, सेमी कोलन से. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि जो कल्चरल प्रोग्राम has artists who come from Pune, Maharashtra, Madurai, Tamil Nadu and Puri, Orissa. Okay, इन्होंने क्या क्या दिया है इस सेंटेंस में, यहाँ पे बताया गया पुणे महाराष्ट्र से आर्टिस्ट आए हैं, फिर सेमी कोलन, मदुराई तमिलनाडु से आए हैं, ओके, फिर कोलन, एंड पूरी उड़ीसा से आए हैं. तो बेसिकली अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ किया है. तो यहाँ पे सेमी कोलन इस तरीके से यूज़ होता है. सेंटेंसेस गिवन है, आपको क्या इंसर्ट करने हैं, सेमी कोलन्स वेयर नेसेसरी, जहाँ आपको ज़रूरी लगता है. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. एट द बुक स्टोर, बुक की दुकान पर जो शीबा थी वो फिक्शन सेक्शन में गई और जो शमी था वो स्टेशनरी सेक्शन में गया. तो क्लियरली अगर हम देखें तो शीबा फिक्शन सेक्शन में गई, सेमी कोलन, डिवाइड कर दिया किससे, शमी से, जो कि स्टेशनरी सेक्शन में गया. तो यहाँ सेमी कोलन लगेगा. नेक्स्ट, ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे. जो कीनिया है वो बहुत अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड के सामने ताकि वो एथलेटिक्स में अपना रिकॉर्ड बना ले. हाउएवर जर्मनी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर, लेकिन हमें उम्मीद करें कि जर्मनी कीनिया से बेटर परफॉर्म करे. तो दो कंट्रीज़ को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करने के लिए हम सेमी कोलन यहाँ लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हैव टू बी ईजी टू यूज़, अदरवाइज पीपल माइट नॉट बाय देम. यूज़ करना उनका आसान होना चाहिए, नहीं तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं. तो यहाँ पर हम सेमी कोलन लगाएंगे. यहाँ पर आपने बता दिया मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रीज़न आपने डिवाइड करा और यहाँ पे आपने सेमी कोलन लगाया. ओके, नेक्स्ट, जो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है वो एक्सप्लोर कौन कर रहा है, सैटेलाइट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और साइंटिस्ट जो हैं इसके बारे में बहुत जानते हैं, दे नो अ लॉट अबाउट इट. तो यहाँ पर सेमी कोलन हमने लगाया यहाँ पर कि पहले बता दिया कि जो जुपिटर है उसका बता दिया, उसकी क्वालिटी बता दी, और सेमी कोलन से डिवाइड करते हुए बता दिया कि भाई साइंटिस्ट को उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. नेक्स्ट, वी कैन बी प्राउड ऑफ इंडियाज़ कल्चर. हम इंडिया का जो कल्चर है उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं, उसके हेरिटेज के बारे में. एंड दैट दे हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. और टेस्ट ऑफ टाइम समय पर जब हमने टेस्ट किया है, कल्चर्स एंड हेरिटेज हमारे खड़े रहें, बिल्कुल प्राउड खड़े रहें. तो यहाँ पर हमारा सेमी कोलन यहाँ लगेगा
क्यों लगेगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले इंडिया के कल्चर एंड हेरिटेज का इंट्रो दिया और फिर बाद में हमने रीज़न बताया कि क्योंकि समय समय पर जब जब टाइम टाइम पर टेस्ट किया गया, दे हैव विथस्टूड विद अस, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाते हुए रीज़न सेपरेट किया। ओके, नेक्स्ट, जो मेरे फेवरेट लोग हैं उसमें कौन कौन आता है? रस्किन बॉन्ड जो कि एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, ओके। डेविड बेकहम है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, और शॉन मेंडीज हैं जो कि एक सिंगर है। तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड के अलग अलग आर्टिस्ट को डिवाइड किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक नहीं 2 सेमीकोलन्स आएंगे, एक यहाँ पर आएगा जिसमें पहले रस्किन बॉन्ड को डिवाइड किया गया, फिर एक ये है यहाँ आएगा जिसमें फुटबॉलर को आपने डिवाइड कर दिया, लास्ट में तो फुल स्टॉप ही आएगा। तो एक ही सेंटेंस में 2, 3, 4, 5 सेमीकोलन्स भी आ सकते हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज लिसनिंग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बराक ओबामा थे, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले, जब वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने अपने देश के जो लोग हैं, अमेरिकन थे, उनको बहुत इनकरेज किया था, उनको बहुत समझाया था कि आप नासा को सपोर्ट करो। ठीक है, हम सबको पता है नासा एक स्पेस प्रोग्राम है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को हर साल भेजते हैं स्पेस में। ठीक है, उसने उस स्पीच में उन्होंने बहुत कुछ बात करी थी जो कि 21st सेंचुरी में स्पेस एक्सप्लोरेशन होने वाला था, उन सब के बारे में उन्होंने बात करी थी। अब नोट उन्होंने दे दिया कि नासा का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी है यूएसए में, और जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी स्पेस में रिसर्च होते हैं, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नासा रिस्पॉन्सिबल है। तो बराक ओबामा ने उस स्पीच में अपने अमेरिकन्स को क्या बोला था कि इसको आप सपोर्ट करो, नासा को जितना हो सके आप सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी ही गवर्नमेंट की एजेंसी है, ओके, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। अब आपको क्या करना है? स्पीच तो बहुत बड़ी है, तो 30-35 मिनट्स की है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, यहाँ पर नहीं है। आपको उस स्पीच का फाइनल पार्ट सुनना है, लास्ट के 10-15 मिनट्स आपको सुनने हैं बस, ओके। और फिर उसके बाद उस 10-15 मिनट में जो भी उन्होंने बोला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे और ऑप्शंस गिवन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अब मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, आप यूट्यूब पर जाकर सुनिए, मैं क्वेश्चंस आपके लिए रीड करके आंसर्स आई विल लेट यू नो कि क्या था उस फाइनल रिकॉर्डिंग में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर सेज द नेक्स्ट चैप्टर फॉर नासा इज टू। स्पीकर यानी स्पीकर कौन थे? बराक ओबामा ही थे। वो कहते हैं कि नासा का जो अगला चैप्टर अगला है वो क्या है, कि हमको क्या सेट करना है? हमको सेट करना है फार रीचिंग गोल्स, वो गोल्स जिसमें हमको आगे ही आगे बढ़ना है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल इज, नासा का गोल क्या है? मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव है ट्रैवल फर्दर इनटू स्पेस देन वी हैव एवर बिफोर। स्पेस में हम इतनी आगे तक जाएं, इतनी खोज कर लें कि आज तक हमने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट, द स्पीकर साउंड्स, स्पीकर यानी जो बराक ओबामा है, वाइल ही स्पीकिंग, वो कैसे साउंड कर रहे हैं? ही साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, कोई नर्वस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी बात करने में, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट वाइल ही वॉज स्पीकिंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, The landing of the eagle was one of the greatest achievements in human history because it pushed the boundaries of. Eagle उनका कोई सिस्टम था जिसको लैंड कराया था उन्होंने स्पेस में, ये इंसानों के इतिहास में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एंड ये हमारी किन बाउंड्रीज को टच करता है? हमारा नॉलेज, हमारा टेक्नोलॉजिकल स्किल और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बताता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर। द स्पीच इज मेंट टू बी, ये स्पीच क्यों करी थी, ये स्पीच क्यों दी थी बराक ओबामा में? इट वॉज मेंट टू बी इंस्पायरिंग, ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर पाएँ, इनकरेज कर पाएँ कि प्लीज़ आप जाइए और नासा को सपोर्ट किए, ना कि थ्रेटनिंग थी, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं थी और किसी को सूदिंग यानी शांति और पीस पहुंचाने के लिए नहीं थी, इंस्पायरिंग थी, इनकरेजिंग थी कि प्लीज़ सपोर्ट नासा। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज़ आर राइटिंग सेक्शन। अब आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, द ग्रीन मॉर्निंग की जो स्टोरी है वो पूरी आपने पढ़ी है। अब आप इमेजिन करिए कि जो ड्रिस्कॉल है, जो बेंजामिन ड्रिस्कॉल है, वो हमें ये पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है यानी कि सुना रहा है, और फिर उस स्टोरी को आपको ड्रिस्कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है कि ड्रिस्कॉल कैसे बोल रहा है, ड्रिस्कॉल कैसे नरेट कर रहा है। आपको स्टोरी बेसिकली 3 पैराग्राफ्स में लिखनी है। नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है स्टोरी लिखने के लिए, वो आपको यूज़ करते हुए अपनी स्टोरी 3 पैराग्राफ्स में लिखनी है। रिमेंबर टू यूज़ द प्रोनाउन आई, हमको पता है आई एक प्रोनाउन है। अब क्योंकि ड्रिस्कॉल अपनी मुंह ज़बानी आपको ये पूरी कहानी बता रहा है, हमारे राइटर नहीं बता रहे हैं, इसीलिए आपको आई यूज़ करना है कि आई वेंट देयर, आई सो द सीड्स। ओके,
पैराग्राफ 1 में आप क्या बताएंगे कि ड्रिस्कॉल के क्या थॉट्स थे जब वो फायर के पास लेटा हुआ था, और वो लास्ट 30 डेज में क्या क्या उसने किया वो आपको बताना है, और उसने किस चीज़ की होप, किस चीज़ की उम्मीद करी है, ये आपको पैरा 1 में बताना है। पैराग्राफ 2 में आप ड्रिस्कॉल की मेमोरीज के बारे में बताएंगे, जो यादें उसको याद आती हैं कि अर्थ पे क्या क्या होता था। और आप ये भी बताएंगे कि ड्रिस्कॉल जब मार्स पर आया था, जब पहले दिन अराइव हुआ था और उसने कोऑर्डिनेटर वहाँ के इंचार्ज से जब मीटिंग करी थी तो उसका वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो पैरा 2 में बताएंगे। पैराग्राफ 3 में आप क्या बताएंगे कि ड्रिस्कॉल का एक्सपीरियंस कैसा था जब बारिश हुई और उस टाइम उसके कैसे इमोशंस थे, कैसे ओवरवेल्म फील कर रहा था वो आपको बताना है। और जब ग्रीन मॉर्निंग हुई, फाइनली जब मार्स पर पूरी हरियाली हो गई, तब उसका एक्सपीरियंस कैसा था, ये आपको लास्ट फाइनल 3rd पैराग्राफ में बताना है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप अपनी स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे। टुडे वॉज अ डे लाइक एनी अदर इन द पास्ट 30 days, इट वॉज बीन अ मंथ ऑफ लॉन्ग हार्ड लेबर, आई ओनली होप, मतलब मैं यही उम्मीद करता हूँ, एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट। ओके, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। तो इस तरीके से इन्होंने जो स्टार्टिंग दी हुई है, ये जो स्टार्टिंग इन्होंने दी हुई है, ये हिंट में यहाँ पर दी हुई थी। इसी तरीके से हमने भी हमारे आंसर में स्टार्ट किया है कि आज का जो दिन था वो पिछले 30 दिनों से बिल्कुल अलग था। आज पूरा 1 महीना हो गया है, मैंने बहुत हार्ड लेबर, बहुत मेहनत करी है। मैं अब सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि पिछले 30 दिनों में मैंने बहुत डिगिंग करी है, यानी सॉइल में गड्ढे खोदे हैं और उसमें सीड्स ड्रॉप किए हैं, और मार्शियन कैनाल्स, मार्स की नहरों से मैं पानी ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ इन बीज को पानी देने के लिए, और ये सब पे ऑफ करेगा, यानी मेरे सपने सच होंगे, मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैं सिर्फ यही ड्रीम करता हूँ कि जो मार्स है वो ग्रीन हो जाए, यानी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो जाएं, ट्रीज एंड फॉलिएज, यानी पेड़ पत्तियाँ हर जगह मुझे दिखें, और जो ये ट्रीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करें, एयर, व्हाट अ साइट वुड इट बी, और वो क्या नज़ारा होगा जब हरियाली होगी, फ्रेश एयर होगी, हम सब लोगों के लिए यहाँ पर कितना रिलीफ, कितने सुकून की बात होगी। मेरा हार्ट बहुत एक करता है, यानी मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि अर्थ पर मेरी लाइफ कैसी थी। वो टाइम जब हमारे पास अर्थ पर कुछ ट्रीज होते थे, एयर बहुत ब्रीदेबल थी, यानी वहाँ की हवा बहुत प्योर थी और उसमें ऑक्सीजन था। लेकिन अब आफ्टर द वॉर, जो अर्थ पर न्यूक्लियर वॉर हुई थी, जो परमाणु युद्ध हुआ था, अर्थ अब डेवस्टेट हो गई है और अर्थ पर अब कुछ भी नहीं बचा है, बस डस्ट एंड ड्राइनेस, यानी कि धूल और सूखापन बचा है। तो धरती पर भी अब कुछ नहीं बचा, तो वापस अर्थ पर जाना भी कोई ऑप्शन था नहीं उसके लिए। लास्ट पैराग्राफ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बस यही चॉइस थी कि मैं वहाँ से फ्ली कर जाऊँ, यानी धरती से भागकर आ जाऊँ। कहाँ पर, एक स्ट्रेंज रेड प्लैनेट पर। रेड प्लैनेट क्यों बोला गया, क्योंकि मार्स को जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो रेड कलर का दिखता है, वहाँ मिट्टी लाल है। ओके, जो मेरी ये जर्नी है ये बहुत टेरेबल, बहुत मुश्किलों से भरी रही, क्योंकि हम सब लोग, जितने भी अर्थ से लोग भागकर आए थे यहाँ मार्स पर, वो एक रॉकेट में पैक होके आए हैं, यानी फंस कर आए हैं। हम लोग पूरे डर्टी, यानी गंदे संदे हो रहे थे, नहाया नहीं था, हम लोग भूखे थे और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, यानी थके हुए थे। और जैसे ही हमारा अराइवल हुआ, जैसे ही हम मार्स पर आए, हम सांस लेने की कोशिश कर रहे थे इस थिन एयर में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी और वी वर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, यानी एक एक सांस के लिए हम हाँफ रहे थे, क्योंकि हमें सांस लेना चाह रहे हैं लेकिन सांस आ नहीं रही हमें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था मार्स पे। मैंने सोचा आई वुड डाई, कि मैं मर जाऊंगा, बट मैं इतना डेस्परेट था यहाँ रहने के लिए दैट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम केम टू मी इन अ फ्लैश। इस प्रॉब्लम का, कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, इस प्रॉब्लम का आंसर एक फ्लैश में, यानी 1 सेकंड में मेरे दिमाग में आया कि मुझे बस ट्रीज एंड प्लांट्स लगाने हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और हम यहाँ पर रह पाएँ, क्योंकि वापस अर्थ पर जाना ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर सब डेवस्टेट हो चुका है, न्यूक्लियर वॉर के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, सो दिस इज आवर 3 पैराग्राफ्स में ड्रिस्कॉल की जुबानी आई प्रोनाउन यूज़ करते हुए हमने अपनी स्टोरी, उसने अपनी स्टोरी नरेट करी है। चलिए, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिल जाएगा, एंड इनकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।